तू ही तो सतरंगी रे। नेपाल की सबसे पावरफुल फैमिली से आने वाली मनीषा कोइराला 90s की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस मानी जाती हैं। राजा को रानी से प्यार हो गया। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत थी कि फैंस उनके लिए खून से लव लेटर्स लिखते थे। बार जन्म ले तेरे लिए, तेरे इश्क में मर जाएं। लेकिन क्या आप मानेंगे कि इतने खूबसूरत, टैलेंटेड, सक्सेस होने के बावजूद भी वो खुद से 20 साल बड़े एक्टर के प्यार में पड़ गईं। दिल मत देना मेरी सौगन को। फिर भी इन्हें प्यार में धोखा ही मिला। इस प्यार के धोखे से वो इस कदर टूट गईं कि उन्हें शराब और नशे की लत ने बुरी तरह से जकड़ लिया और इनका अर्श पर चल रहा करियर अचानक लड़खड़ा गया। क्या आप जानते हैं, पहली फिल्म से सुपरस्टार बनी इस एक्ट्रेस को बिना बताए डायरेक्टर ने इनके बॉडी डबल से बेहद आपत्तिजनक सीन शूट करवाए, जिसका पता चलने पर इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। खूबसूरत, मासूम चेहरा और प्राकृतिक सौंदर्यवादी मनीषा कोइराला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी लाइफ खत्म होते होते तो बच गई, लेकिन 360 डिग्री बदल जरूर गई। जुड़ गया कैसे ये बंधन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनीषा कोइराला बॉलीवुड में कैसे आई, इन्हें सक्सेस कैसे मिली, इनके लाइफ की बड़ी कंट्रोवर्सीज और मनीषा कोइराला का करियर किस वजह से बर्बाद हुआ, मोहब्बत, नशा या फिर शादी की वजह से। तो वीडियो से अंत तक बने रहना। आइए जानते हैं मनीषा कोइराला की सच्चाई। क्या आप जानते हैं कि 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में जन्मी मनीषा कोइराला के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पिता प्रकाश राजनीति में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करने की चाह रखती थी, लेकिन खूबसूरती और अच्छी एक्टिंग स्किल्स होने के चलते उनके लिए फिल्मी दुनिया के द्वार खुल गए। इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में मनीषा की शुरुआती पहचान एक नेपाली बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पर बनी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में एक नेपाली फिल्म से की थी। इसके बाद 90 के दशक में इन्होंने कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा संजय दत्त के साथ भी काम किया है। हर किसी की तरह मनीषा की सफ़र भी फिल्मों में आने से पहले बहुत ही मुश्किलों से भरा था। उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने से पहले अपने जीवन में बहुत सी असफलताएं देखी, जिसका उनकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा कोइराला एक बार ऑडिशन दे रही थी, लेकिन ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने उन्हें टेरिबल एक्ट्रेस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें कि वह डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जाने माने मशहूर शख्स विधु विनोद चोपड़ा थे। उन्होंने मनीषा की एक्टिंग को देखकर उनकी काफ़ी आलोचना की थी और उनकी एक्टिंग को बकवास बताया था, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह एक्ट्रेस आगे चलकर हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली है। विधु विनोद चोपड़ा की यह बात मनीषा के दिल पर लग गई और वही मनीषा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने ठान लिया कि वह एक दिन मशहूर अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित करेंगी। मनीषा की फिल्मी करियर की बात की जाए तो आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म सौदागर से की थी। सौदागर फिल्म में दो लीजेंड कलाकार राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। उन्होंने उस दौर में खुद को अभिनय के चलते हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में शुमार कर लिया था। साल 1996 में पार्थिव घोष निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी और साथ ही निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी ने मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया। दोनों ही फिल्मों में मनीषा के दो अलग अलग रूप देखने को मिले थे। पहली फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पतिव्रता पत्नी के रूप में दर्शाई गई। वहीं दूसरी फिल्म खामोशी में वह अपने गूंगे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी बेटी की भूमिका निभाती हुई नजर आई। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को देख सभी आलोचक दांतों तले उंगली दबाए रह गए। साल 1997 में मनीषा बॉबी देओल और काजोल के अपोजिट फिल्म गुप्त में नजर आईं, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसी साल वह पहली बार बड़े पर्दे पर शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से में नजर आईं। इस फिल्म में मनीषा कोइराला को आलोचकों से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दिलाई।
साथ ही उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला। साल 1999 में वह फिल्म मन और कच्चे धागे में नजर आई। फिल्म मन उस साल के सबसे बड़ी फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई। साल 2000 में वह मल्टी स्टारर फिल्म लज्जा में नजर आई। इस फिल्म में उनका अभिनय काबिल तारीफ था। इसके बाद वह 2002 में अजय देवगन स्टारर फिल्म कंपनी में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें तीसरी फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2003 में मनीषा काफ़ी लो बजट फिल्मों में नजर आने लगी। इसी साल वह फिल्म स्केप फ्रॉम तालिबान में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें बांग्ला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद वह फिल्म मार्केट में एक जवान बाजारू औरत की भूमिका में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों की बहुत बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की। मनीषा अभिनेत्री होने के साथ साथ एक निर्माता भी हैं और उन्होंने फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से किया है। मनीषा कोइराला ने अपनी बैनर के तहत फिल्म पैसा वसूल का निर्माण किया। ये ऐसी फिल्म थी जो बॉलीवुड में अब तक नहीं बनी थी। इस फिल्म की लीड हीरोइन सुष्मिता सेन थी। इस फिल्म की खासियत ये थी कि फिल्म में न तो लव स्टोरी थी और ना ही इसमें कोई हीरो था। साल 2007 में वो फिल्म अनवर में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से एक जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म में उनके अभिनय से दर्शक तो प्रभावित हुए, लेकिन फिल्म की खराब मार्केटिंग की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। आइए अब बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। इसके बारे में जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो जानकार बताते हैं कि अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार विवेक मुसरान से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन सौदागर के बाद विवेक इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही करते रहे और मनीषा एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने के साथ ही आगे बढ़ गई और ये रिश्ता भी इस तरह ख़त्म हो गया। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में आए आशिकी फिल्म राहुल रॉय। दोनों ने एक साथ मज़ेदार फिल्म में काम किया और जल्द ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगले शख्स आए, इनसे 20 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर। दोनों ने साथ में अग्नि साक्षी और खामोशी द म्यूजिकल जैसी फिल्मों में काम किया था और इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान मनीषा नाना पाटेकर की एक्टिंग और मैच्योरिटी को देखकर बहुत इंप्रेस हुई और शादीशुदा नाना के प्यार में पड़ गई। मनीषा ने खामोशी फिल्म में इनकी बेटी की भूमिका अदा की थी, तो वहीं अग्नि साक्षी में इनकी पत्नी बनी थी। नाना पाटेकर तब अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और इसी तरह वो भी खुद से उम्र में काफ़ी छोटी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट करने लगे। कहा जाता है कि दोनों किसी की परवाह किए बगैर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। दोनों लंबे समय तक एक साथ एक घर में रहे, लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कहा जाता है कि नाना पाटेकर मनीषा को कंट्रोल करने लगे थे कि तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी, कोई स्टार्स के साथ रोमांटिक सीन नहीं दोगी इत्यादि। इन सब से मनीषा उगने लगी और इन दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। फिर एक दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर को एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, यहीं से मनीषा ने नाना से अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों का रिश्ता इस तरह टूट गया। कुछ फिल्म मैगजीन ने छापा कि इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद इन्हें नशे की लत लग गई और इन्होंने अपने आप को शराब में बुरी तरह से डुबो दिया। साथ ही यह सेट पर लेट पहुंचने लगी और अपने को स्टार से भी झगड़ने लगी। जाहिर है इससे इनका काम भी प्रभावित हो रहा था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में इनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की बातें शुरू हो गई और यहीं से उनके करियर का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। करियर ना चलता देख इन्होंने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से साल 2010 में शादी कर ली, लेकिन अफसोस ये शादी भी महज 2 साल ही चली और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। 2012 के बाद कुछ फोटोज को देखकर इनके फैंस को झटका तब लगा जब ये काफ़ी ओवरवेट और फुल्ली ड्रंक नजर आ रही थी। एक वक्त पर बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस का करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो चुके थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम इनका इंतज़ार कर रही थी कि जो अब तक की सभी परेशानियों से बड़ी थी। मनीषा कोइराला एक दिन अचानक कोलैप्स होकर गिर गई और उन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। वहाँ इनके कई तरह के जांच हुए और पता चला कि मनीषा को ओवेरियन कैंसर है। मनीषा को इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर खुद को पूरी तरह से समेट कर ये अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका चली गई।
वहाँ पर कई तरह के इलाज और थेरेपी के बाद साल 2017 में इन्हें कैंसर फ्री घोषित किया गया और ये भारत वापस आ गई। इसके बाद मनीषा ने अपने आप को नशे से पूरी तरह से दूर कर लिया और एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इसी दौरान इन्होंने कई मोटिवेशनल टॉक शो किए और बहुत सारे लोगों को अपनी स्टोरी से इंस्पायर भी किया। साथ ही मनीषा कोइराला ने कई रीजनल फिल्में भी की। कैंसर से छुटकारे के बाद इन्होंने फिल्म डियर माया से धमाकेदार वापसी की, लेकिन इनके ज़्यादा तारीफ हुई फिल्म संजू में, जिसमें इन्होंने नरगिस दत्त का किरदार निभाया था। उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी हद तक पर्दे पर नरगिस के किरदार को एक बार फिर से जीवंत कर दिया था। इस फिल्म के बाद संजय दत्त के साथ फिल्म प्रस्थानम में भी नजर आई और साथ ही नेटफ्लिक्स सीरीज लस्ट स्टोरीज में भी दिखाई दी। फिर 2023 में कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा में भी दिखी। अभी हाल ही में रिलीज हुई हीरा मंडी में भी मनीषा कोइराला नजर आई, जिसमें इनके काम की खूब तारीफ हो रही है। अगर मनीषा कोइराला की ज़िंदगी को देखा जाए तो इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत था और फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये चाहती तो अपनी फैमिली के पास लौटकर एक आलीशान जिंदगी जी सकती थी, लेकिन इन्होंने हर मुसीबत का अकेले सामना किया और उससे बाहर भी निकली। हाँ, मनीषा ने कुछ गलतियां भी की और इससे काफ़ी कुछ सीखा भी। आज भी मनीषा कोइराला बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है और हिंदी सिनेमा में इनकी एक अलग और खूबसूरत पहचान है। दोस्तों, मनीषा ने साबित किया कि भले ही करियर सही ना चल रहा हो, सपने बिखर रहे हों, पर्सनल लाइफ परेशान कर रही हो या फिर जानलेवा बीमारी क्यों न हो, हर मैदान को फतह किया जा सकता है। तभी तो इनकी एक फिल्म का गाना इन पर पूरी तरह से फिट बैठता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मनीषा कोइराला आपको कैसी लगती हैं ये भी बताते जाना। जय हिंद।